हेलो एवरीवन, वेलकम टू होम साइंस क्लासेस। होम साइंस क्लासेस में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप? आशा करती हूँ अच्छे होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। आपको पता ही है कि हम कर रहे हैं न्यूट्रिशन साइंस की प्रैक्टिस। इससे पहले हमने प्रैक्टिस सेट नंबर 18 तक किया है। अगर अभी तक आपने क्लास नहीं देखी है तो एक बार जाकर क्लास ज़रूर लीजिएगा। जैसा कि आपको पता ही है कि कल था आपका रिपब्लिक डे और इसीलिए कल हमने अपनी क्लासेस को ऑफ रखा था। आज हम बात करेंगे प्रैक्टिस सेट नंबर 19 की। तो उम्मीद है कि आप हमेशा की तरह पेन और नोटबुक लेकर बैठे होंगे। जो चीजें आपको नहीं मिलेंगी उसे नोट डाउन जरूर करिएगा। ठीक, चलिए बढ़ते हैं आज के अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन है आपका, पूर्व स्कूलगामी बच्चों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? पूर्वगामी स्कूल, जरा एक बार आप हमें एज बताएंगे कि जो ये पूर्व स्कूलगामी बच्चे होते हैं, इनकी एज क्या होती है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो यहाँ पर पूर्व स्कूलगामी बच्चों के संदर्भ में कौन सा कथन गलत कहा गया है? पहला है आपका, लंबाई की अपेक्षा वजन में अधिक वृद्धि, वजन की अपेक्षा लंबाई में वृद्धि, खाद्य संबंधी आदतें सिखाने का उत्तम समय, ऊर्जा की अधिक आवश्यकता। तो यहाँ पर एक ही कथन आपका गलत है। वो क्या? वो ये है कि लंबाई की अपेक्षा वजन में अधिक वृद्धि। तो ये गलत होता है। अगर हम पूर्व स्कूलगामी बच्चों की बात करते हैं तो उनके संदर्भ में ये कथन आपका गलत होगा। क्या? कि लंबाई की अपेक्षा वजन में अधिक वृद्धि। अगर हम यहाँ पर कौन से कथन सही है की बात करें तो वजन की अपेक्षा लंबाई में वृद्धि होनी चाहिए, पहला है। दूसरा है आपका, खाद्य संबंधी आदतें सिखाने का ये उत्तम समय होता है। इसी में तो आप बच्चों को खाने से संबंधित उसको चीजें बताते हैं, साथ ही साथ ऊर्जा की अधिक आवश्यकता भी होती है। तो यहाँ पर गलत कथन आपका एक ही है, वो है पहला कि लंबाई की अपेक्षा वजन में अधिक वृद्धि होती है। ये गलत है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 है, कह रहा है विद्यालय पूर्व बच्चों को टाइफाइड की वैक्सीन किस आयु के दौरान लगवानी चाहिए? जो विद्यालय पूर्व बच्चे हैं उनको टाइफाइड की वैक्सीन किस उम्र के दौरान आप लगवाएंगे? 5 वर्ष के दौरान, 10 वर्ष के दौरान, 16 महीने के दौरान या फिर 2 वर्ष के दौरान? तो ध्यान रखिएगा कि अगर हम विद्यालय पूर्व बच्चों की बात कर रहे हैं तो उनको टाइफाइड की वैक्सीन आप 2 वर्ष की आयु के दौरान लगवाएंगे या हमें 2 वर्ष की आयु के दौरान लगवाना चाहिए। ठीक, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 है, कह रहा है ऊतकों की मरम्मत के लिए निम्न में से किस पोषक तत्व की आवश्यकता अधिक होती है? यानी कि जो आपके शरीर में ऊतक हैं, उन ऊतकों की मरम्मत के लिए आपको किस पोषक तत्व की अधिक आवश्यकता होगी? क्या आप कार्बोहाइड्रेट लेंगे? क्या आप लौह तत्व लेंगे, आयरन, या आप प्रोटीन लेंगे, या फिर आपको कैल्शियम की अधिक आवश्यकता होगी? तो आपको पता है ना कि हमारे शरीर में टूट-फूट और मरम्मत के कार्य को कौन करता है? तो वो करता है आपका प्रोटीन। प्रोटीन का कार्य ही होता है कि आपके शरीर में टूट-फूट की मरम्मत करे। प्लस जो आपके कार्बोहाइड्रेट होते हैं, कार्बोहाइड्रेट तो आपके शरीर को ऊर्जा प्रदान करने का कार्य करते हैं। बाकी बचे आपके जो भी मिनरल और विटामिन जो होते हैं, वो आपके शरीर में सुरक्षात्मक खाद्य पदार्थ होते हैं, सुरक्षा करने का, तमाम प्रकार के रोगों से बचाने का कार्य करते हैं। ठीक, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। कह रहा है मजबूत दांतों एवं अस्थियों के लिए निम्न में से किस पोषक तत्व की आवश्यकता अधिक होती है? आपको बताना है कि मजबूत दांतों, अच्छा, दांतों और अस्थियों से संबंधित कौन सा पोषक तत्व है? क्या कार्बोहाइड्रेट होता है?
क्या आपका लौह तत्व होता है, क्या प्रोटीन होता है, या फिर आपका कैल्शियम होता है? तो अगर हम खनिज लवण की बात करते हैं, तो मिनरल्स में आपका आता है मिनरल्स में आपके कैल्शियम आते हैं, और अगर हम विटामिन की बात करते हैं तो आपके अस्थियों और दांतों से संबंध रखता है आपका विटामिन डी। विटामिन डी आपके दांतों से संबंधित होता है, अस्थियों से संबंधित होता है, साथ ही साथ जब हम मिनरल्स की बात करते हैं तो कैल्शियम को लेते हैं। तो मजबूत दांतों और अस्थियों के लिए आपको कैल्शियम जो पोषक तत्व है, खनिज लवण है, इसकी अधिक आवश्यकता होती है। अगर हम कार्बोहाइड्रेट की बात करते हैं, तो ये अभी आपने देखा कि ऊर्जा प्रदान करने का कार्य करते हैं। लौह, ये जो आयरन होता है या जो लौह तत्व होता है, लौह तत्व की कमी से आपको एनीमिया हो जाता है। साथ ही साथ आप एक काइलोनिचिया नाम की बीमारी का नाम सुनते हैं। आप बताएँगे क्या कि ये किसकी कमी से होने वाला रोग है? या कौन-सा ऐसा पोषक तत्व है अगर उसकी कमी हमारे शरीर में होती है तो काइलोनिचिया होती है। काइलोनिचिया यानी कि जिसे हम इसे आप स्पून नेल के नाम से जानते हैं, जिसमें जो आपके नाखून होते हैं वो थोड़ा-सा दबे से होते हैं, चम्मच के आकार के होते हैं, तो इसीलिए हम इनको स्पून नेल के नाम से जानते हैं। बचा आपका प्रोटीन। प्रोटीन, अभी-अभी आपने देखा कि प्रोटीन क्या करता है? प्रोटीन जो आपके शरीर में टूट-फूट हो रही है, उसकी मरम्मत करने का कार्य करता है। साथ ही साथ आपने पीसीएम या पीईएम का नाम सुना होगा। प्रोटीन एनर्जी मालन्यूट्रिशन या फिर प्रोटीन कैलोरी मालन्यूट्रिशन, दोनों एक ही होता है। अगर कभी आपसे इसका फुल फॉर्म पूछा जाता है, कभी नहीं, ये पूछा जा चुका है, तो आप पीसीएम 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 या फिर पीईएम, दोनों चीजें एक ही हैं। तो आप देखते हैं कि प्रोटीन की कमी से होता है, जैसे हम सुनते हैं ना कि एक क्वाशियोरकर होता है और एक मैरास्मस होता है। तो आप एक बार कमेंट बॉक्स में छापिएगा कि प्रोटीन की कमी से कौन सा रोग होता है और प्रोटीन ऊर्जा दोनों की कमी से कौन सा रोग होता है। ठीक, चलिए हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। 5 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है, किस योजना के अंतर्गत पहली से 8वीं कक्षा के बच्चों को पूर्व विद्यालय में निःशुल्क भोजन दिया जाता है? आपको उस योजना का नाम बताना है जिसमें बच्चों को कक्षा 1 से लेकर 8 तक के बच्चों को मुफ्त में या निःशुल्क भोजन कराया जाता है। क्या वो पूरक भोजन योजना है? क्या वो मध्याह्न भोजन योजना है? क्या वो आपका विद्यालय भोजन योजना है? या फिर वो आपका छात्र भोजन योजना है? तो ये बड़ा सरल सा क्वेश्चन है। हम सब जानते हैं कि मिड डे मील की जो व्यवस्था हुई थी या मिड डे मील में क्या होता है, बच्चों को कक्षा 1 से लेकर 8 तक के बच्चों को निःशुल्क भोजन कराया जाता है। ठीक, इसमें ये जो मध्याह्न भोजन योजना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। कह रहा है, जब शरीर ना केवल रोग मुक्त रहता है बल्कि शारीरिक, मानसिक व सामाजिक रूप से सुरक्षित व निरोग महसूस करता है तो उसे कहा जाता है, क्या कहते हैं आप? क्या उसे आप स्वस्थता कहते हैं? क्या उसे आप पोषण कहते हैं? क्या आप उसे स्वास्थ्य कहते हैं? या फिर आप उसे निरोगता के नाम से जानते हैं? तो ध्यान रखिएगा, जब व्यक्ति केवल शरीर से रोग मुक्त होता है, ना केवल शरीर से रोग मुक्त होता है बल्कि वो शारीरिक, मानसिक, सामाजिक रूप से भी सुरक्षित व निरोग महसूस करता है, तब उसे हम स्वास्थ्य कहते हैं। इसी के साथ साथ आपको एक परिभाषा दी जाती है कि हम स्वस्थ किसे मानते हैं। स्वस्थ उसे मानते हैं जो शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक और संवेगात्मक रूप से स्वस्थ होता है, उसी को ही हम सामाजिक रूप से स्वस्थ होता है, उसी को हम स्वस्थ व्यक्ति कहते हैं। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। कह रहा है, निम्न में से कौन सा रोग विटामिन डी की कमी के कारण होता है? क्या अंधापन होता है? क्या पोलियो होता है?
रिकेट्स होता है या फिर बुखार होता है। तो विटामिन डी का संबंध किससे होता है? अस्थियों से होता है, दांतों से होता है। कैल्शियम का संबंध किससे होता है? अस्थियों से होता है, दांतों से होता है। तो विटामिन डी ये आपका रिकेट्स रोग जो होता है, रिकेट्स विटामिन डी की कमी से होने वाला रोग होता है। अच्छा, एक क्वेश्चन और आपके लिए। जब हमारे शरीर में जो आपके ये दीर्घ मात्रिक तत्व हैं, जैसे प्रोटीन हो गया, कार्बोहाइड्रेट हो गया, इनकी कमी होती है तो आपको पीसीईएम देखने को मिलता है। पीईएम देखने को मिलता है, जिसमें आप देखते हैं क्वाशियोरकर मैरास्मस होता है ना? लेकिन आप हमें ये बताइए कि जब आपके शरीर में सूक्ष्म पोषक तत्वों की वजह से जो रोग होता है उसे हम क्या कहते हैं? ठीक? या जो कुपोषण सूक्ष्म पोषक तत्वों की वजह से होता है उसे आप क्या कहते हैं? हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। कह रहा है, एनीमिया वह रोग है जिससे शरीर में रक्त की हो जाती है, क्या हो जाती है? अधिकता हो जाती है, कमी हो जाती है, सामान्य रहता है या फिर असामान्य स्थिति बनी रहती है, मतलब कि कभी कम, कभी ज़्यादा, कभी सामान्य। तो जब एनीमिया होता है व्यक्ति को, तो एनीमिया में व्यक्ति के शरीर में रक्त की कमी हो जाती है, हीमोग्लोबिन की मात्रा जो है वो घट जाती है, ठीक? अच्छा, एक दिन मैंने आपसे ये पूछा था कि आप में से ऐसे कितने लोग हैं जिन्होंने अभी तक कभी-कभी या कभी भी रक्तदान किया है? जैसे मैं ये नहीं पूछ रही हूँ कि आप में से कौन लोग ऐसे हैं जिन्होंने कभी भी रक्तदान नहीं किया है, क्योंकि उस श्रेणी में हम भी आते हैं। तो हम आपसे इसलिए ये पूछ रहे हैं कि आप में से ऐसा कौन-सा व्यक्ति है जिसने रक्तदान किया है, ठीक? इसी के साथ-साथ आप हमें ये बताइएगा, लेकिन किसी ने बताया नहीं था, ठीक? आज आपके लिए क्वेश्चन ये है, आज मैं ये नहीं पूछ रही हूँ कि आप में से किसने रक्तदान किया है। आज हम आपसे ये पूछ रहे हैं कि हम विश्व रक्तदान दिवस कब मनाते हैं, ठीक? अभी आपने 2-3 दिन पहले ही जब आप ये हम प्रैक्टिस सेट कर रहे थे, तो उसमें हमने इस चीज़ को डिस्कस किया था। आप हमें बताइए कि हम विश्व रक्तदान दिवस कब मनाते हैं? और हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। माँ के पहले पीले गाढ़े दूध को क्या कहा जाता है? क्या कोलेस्ट्रम कहा जाता है? कोलेस्ट्रॉल कहा जाता है? कोलोस्टीरिया कहा जाता है या फिर केशिन कहा जाता है? तो आपको पता है ना कि जो शिशु के जन्म के बाद माँ के स्तनों से 2-3 दिन तक जो पीला गाढ़ा पदार्थ निकलता है या जो पीला गाढ़ा द्रव निकलता है, उसी को हम कोलेस्ट्रम के नाम से जानते हैं या उसको हम कोलेस्ट्रम कहते हैं, और वो बच्चे के लिए बहुत उपयोगी होता है। एक तो वो बच्चे की जो पाचन क्षमता होती है या जो कह सकते हैं रोग प्रतिरोधक क्षमता है, उसको बढ़ाने में मदद करता है, और इससे बच्चे की जो रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है वो बढ़ती है। तो बच्चे के लिए वो जो माँ के स्तनों से निकलने वाला प्रथम 2-3 दिन तक जो गाढ़ा पीला द्रव निकलता है, उसको देना बहुत ही अनिवार्य होता है। ठीक? चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। कह रहा है, शिशु को पूरक आहार कब से देना शुरू किया जाता है? एक जो शिशु होता है आप उसे कब से पूरक आहार देते हैं? 4 से 6 माह में, 4 से 6 माह से शुरू करते हैं, 7 से 8 माह में शुरू करते हैं, 10 से 12 माह में शुरू करते हैं या फिर 1 से 2 वर्ष में शुरू करते हैं। तो जब हम बात करते हैं, और ये डब्ल्यूएचओ ने भी बताया है कि बच्चे को 6 माह होने पर उसको हमें पूरक आहार देना चाहिए। हालाँकि हमें अपने ऑप्शन के अकॉर्डिंग जाना है कि 4 से 6 माह, क्योंकि 7 से 8 माह ज़्यादा हो जाता है। तो हमें 4 से 6 माह के अंदर बच्चे को पूरक आहार देना स्टार्ट कर देना चाहिए, ठीक? या आपसे पूछा जाता है कि डब्ल्यूएचओ के द्वारा कितना सुझाया गया है, मतलब कि जो एक बच्चा होता है, बच्चे को हमें माँ का दूध
कितने समय तक देना चाहिए? तो ये WHO के द्वारा ही बताया गया है कि बच्चे को 6 माह तक माँ का दूध देना चाहिए, माँ के दूध के अलावा कुछ भी नहीं देना चाहिए। यहाँ तक कि बच्चे को पानी की भी आवश्यकता नहीं होती है। अगर बच्चा माँ का दूध पी रहा है, तो उसे अतिरिक्त पानी की भी आवश्यकता नहीं होती है। पानी और जो भी पोषक तत्व हैं, उसको बच्चे को माँ के दूध से ही मिल जाते हैं। ठीक? चलिए, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। कह रहा है, निम्न में से कौन सा रोग लौह तत्व की कमी के कारण होता है? क्या अतिसार होता है, एनीमिया होता है, गलगंड होता है या फिर रिकेट्स या ओस्टियोपेनिया होता है? तो ये हम सब जानते हैं ना कि जो लौह तत्व है, ये जो आयरन की कमी से रोग हो रहा है, जो लौह तत्व की कमी से रोग हो रहा है, इस क्वेश्चन के पूछने का तरीका अलग है, बाकी ये आपके कई तरीकों से यही एक क्वेश्चन पूछा जाता है और ये आपसे कई बार कई एग्ज़ामों में पूछे जा चुके हैं। तो ये हमारे लिए बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है कि लौह तत्व की कमी से होने वाला जो रोग होता है, वो आपका एनीमिया होता है। जबकि हम गलगंड की बात करते हैं, तो ये घेंघा होता है। घेंघा किसकी कमी से होता है? तो ये आपका होता है आयोडीन की कमी से, ठीक? और अगर ये पूछा जाए कि जैसे जो घेंघा रोग होता है, आयोडीन की कमी से होता है, पहाड़ी क्षेत्रों में रहने वाले लोगों में ये ज़्यादा देखने को मिलता है। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि ये महिलाओं, बच्चों या वयस्कों में किसमें सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है, तो आप बताएँगे कि महिलाओं में ये रोग सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है। ठीक? चलिए, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। आयोडीन की कमी से होने वाला रोग। तो अभी आपने देखा कि क्या है, गलगंड, जिसे हम ग्वाइटर या फिर घेंघा के नाम से जानते हैं। ग्वाइटर बोले, गलगंड बोले, घेंघा बोले, सारी चीज़ें आपकी एक ही हैं, बस क्वेश्चन के ऑप्शन बदलने का यानी कि क्वेश्चन पूछने का जो तरीका है वो अलग-अलग हो रहा है। ठीक? चलिए, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। कह रहा है, एक स्वस्थ व्यक्ति के शरीर का बीएमआई बीएमआई जरा इसका फुल फॉर्म बताइएगा कि एक जो स्वस्थ व्यक्ति है, स्वस्थ व्यक्ति के शरीर का बीएमआई कितना होता है? क्या 24.5 होता है, 17.5 होता है, 30.5 होता है या फिर 25.5 होता है? तो आपने बीएमआई का टॉपिक पढ़ रखा है, बीएमआई को अच्छे से समझ रखा है। बीएमआई कैसे निकालते हैं, ये आप सभी ने इसकी एक नहीं, दो नहीं, कई विधियाँ पढ़ रखी हैं और हमने ये डिस्कस कर रखा है, ठीक? तो आप सबसे पहले क्या करेंगे? सबसे पहले आप बताएँगे बीएमआई का फुल फॉर्म। दूसरा क्वेश्चन आपका था कि एक स्वस्थ व्यक्ति के शरीर का जो बीएमआई होता है वो कितना होता है? तो वो 24.5 होता है, ठीक? चलिए, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। बीएमआई बीएमआई द्वारा निम्न में से किसका निर्धारण कर सकते हैं? क्या आप हड्डियों की मजबूती का निर्धारण करेंगे बीएमआई के थ्रू? या फिर आपकी जो ब्लड में हीमोग्लोबिन है, उसकी मात्रा को आप निर्धारित करेंगे? या फिर शरीर ऊंचाई के अनुसार भार को नापेंगे या फिर शरीर में जल के जमाव को देखेंगे? अच्छा, ये बताइए, जैसे आपको पता है कि बीएमआई जो होता है, हालाँकि आप बीएमआई का फुल फॉर्म बताएँगे तो आसान हो जाएगा। बीएमआई में हम करते क्या हैं, तो बीएमआई के द्वारा आप करते ये हैं कि शरीर की ऊँचाई के अनुसार भार का अनुमान लगाते हैं या बताते हैं कि आपके शरीर की जितनी ऊँचाई है, उसके अकॉर्डिंग जो आपका वेट है, वो कितना होना चाहिए, ठीक? और इसकी हमने एक नहीं, दो नहीं, कई विधियाँ देख रखी हैं। ये तो हो गया आपका बीएमआई के द्वारा आप किसका निर्धारण करते हैं। लेकिन यहाँ पर आपके लिए एक क्वेश्चन और है, क्या? कि शरीर में जो जल का जमाव होता है, उसे हम क्या कहते हैं? और आपने ये जब क्या पढ़ा था, जब आपने पीईएम पढ़ा था तो भी पढ़ा था और वैसे भी हम इसको बार-बार कहीं न कहीं डिस्कस करते रहते हैं कि शरीर में जल के जमाव को क्या कहते हैं, ठीक? चलिए, अब हम बढ़ चलते हैं आपके अगले क्वेश्चन नंबर 15 पर। बताना है,
प्रतिवर्ष 6 अप्रैल को किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट डेज़ है। हालाँकि आप सोच रहे होंगे कि आज ये बीच में कैसे आ गया? तो ये एक्चुअली आपके एनसीईआरटी बुक से ही लिया गया है, जो एनसीईआरटी बेस्ड आपकी बुक है, वहीं से है। तो ये आपके लिए इम्पोर्टेंट डेट है, इसे कहीं न कहीं ज़रूर नोट डाउन करिएगा। ठीक? तो जब यहाँ बात हो रही है कि प्रतिवर्ष 6 अप्रैल को किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? क्या आप विश्व स्वास्थ्य दिवस के रूप में मनाते हैं? विश्व महिला दिवस के रूप में मनाते हैं? विश्व बालिका दिवस के रूप में मनाते हैं? या फिर विश्व क्रियाकलाप दिवस के रूप में मनाते हैं? जब हम बात करते हैं कि प्रतिवर्ष 6 अप्रैल को क्या मनाया जाता है, तो प्रतिवर्ष 6 अप्रैल को हम मनाते हैं विश्व क्रियाकलाप दिवस। क्या मनाते हैं? विश्व क्रियाकलाप दिवस। ये डेट आपके लिए थोड़ा-सा इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन आपके बुक का है, तो आप थोड़ा-सा इसे ध्यान रखिएगा। बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। कह रहा है, उच्च श्रेणी में रखे गए व्यक्तियों में निम्न में से कौन-सा गुण पाया जाता है? जब आप जिस व्यक्ति को उच्च श्रेणी में रखते हैं, या आप किस व्यक्ति को उच्च श्रेणी में रख सकते हैं? क्या जल्दी थक जाना? क्या काम के प्रति हताश हो जाना? या आपका प्रभावी संप्रेषण क्षमता, या फिर व्यसनकारी आदत होना? तो यहाँ पूछा क्या जा रहा है? यहाँ पूछा ये जा रहा है कि जो उच्च श्रेणी के व्यक्ति होते हैं, उनमें वो जल्दी नहीं थकते हैं, ये गलत है। मतलब जल्दी थक जाना गलत है, काम के प्रति हताशा नहीं, व्यसनकारी आदतों का होना नहीं। होता क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, जब आप उच्च श्रेणी में रखे गए व्यक्तियों को किसे रखते हैं? जिनका प्रभावी संप्रेषण अच्छा होता है, या उच्च श्रेणी में रखे गए व्यक्ति आपके प्रभावी संप्रेषण वाले होते हैं। ठीक? चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 17। कह रहा है, निम्न में से कौन सा स्वास्थ्य के आयाम के अंतर्गत नहीं शामिल है? क्या शारीरिक आयाम नहीं शामिल है? क्या मानसिक आयाम नहीं शामिल है? व्यवहारिक आयाम नहीं शामिल है? या फिर सामाजिक आयाम नहीं शामिल है? तो ध्यान रखिएगा कि स्वास्थ्य के आयामों में आपका व्यवहारिक आयाम नहीं शामिल है, जबकि शारीरिक आयाम, मानसिक आयाम, सामाजिक आयाम, ये तीनों के तीनों आयाम इसमें सम्मिलित हैं, व्यवहारिक आयाम सम्मिलित नहीं है। बढ़ चलते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। कह रहा है, साइकिल चलाना निम्न में से किस व्यायाम क्रिया के अंतर्गत आता है? क्या सहन शक्ति निर्माण व्यायाम के अंतर्गत? क्या शक्ति निर्माण के अंतर्गत? संतुलन बढ़ाने वाले व्यायाम के अंतर्गत? या फिर इनमें से कोई नहीं? तो साइकिल चलाने से, या जो साइकिल चलाने वाला व्यायाम है, ये सहन शक्ति निर्माण व्यायाम के अंतर्गत आता है। ठीक? किसके? सहन शक्ति निर्माण व्यायाम के अंतर्गत आता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। कह रहा है, भोजन ग्रहण द्वारा किए गए खाद्य पदार्थों के टूटने तथा नए घटकों के निर्माण को निम्न में से क्या कहा जाता है? क्या वो अपचय कहलाता है? क्या वो उपचय कहलाता है? क्या वो चयापचय कहलाता है? या फिर वो उपरोक्त सभी कहलाता है? तो भोजन ग्रहण द्वारा किए गए खाद्य पदार्थों के टूटने तथा नए घटकों के निर्माण को निम्न में से क्या कहा जाता है? तो उसे हम कहते हैं चयापचय। क्या कहते हैं? चयापचय कहते हैं। किसकी चयापचय दर कितनी अच्छी है, कितनी नहीं? ठीक? जिसकी जैसे जो चयापचय दर होती है, जो आप भोजन ग्रहण करते हैं, तो जो खाद्य पदार्थ हम खाते हैं, उनके टूटने फूटने, उनके उससे जो हमारे शरीर में नए या कह सकते हैं जो नए घटकों का निर्माण होता है, ये सारी प्रक्रिया आपकी चयापचय के अंतर्गत आती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। कह रहा है, शरीर द्रव्यमान सूचकांक की गणना द्वारा शरीर में ग्रहण भोजन के ...
की दर का अनुमान लगाया जाता है? किस दर का अनुमान लगाते हैं? क्या आप अपचय दर का अनुमान लगाते हैं, चयापचय दर का लगाते हैं, निष्कासन का लगाते हैं या फिर उपभोग का लगाते हैं? तो अगर आप क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से देखेंगे तो पिछले क्वेश्चन से मेल खा रहा है आपका क्वेश्चन। कह रहा है, फिर से देख लेते हैं एक बार क्वेश्चन को, कि शरीर द्रव्यमान सूचकांक की गणना के द्वारा शरीर में भोजन ग्रहण करने के किस दर का अनुमान लगाते हैं? तो हम चयापचय दर का अनुमान लगाया जाता है। ठीक, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21। कह रहा है, निम्न में से कितने मिनट तक नियमित व्यायाम करने से व्यक्ति की रोग प्रतिरोधक क्षमता में सुधार आता है? 8 मिनट, 10 मिनट, 20 मिनट या फिर 30 मिनट? तो आप इस क्वेश्चन को ध्यान रख लेंगे, थोड़ा सा रटने के लिए है आपके, कि आप अगर कितना दिया गया है, यहाँ पर दिया गया है आपको कि अगर आप 8 मिनट तक नियमित व्यायाम करते हैं तो इससे जो आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता है उसमें सुधार आता है। ठीक, चलिए ये याद करना है आपको। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। कह रहा है, यदि किसी व्यक्ति का बीएमआई हमने फुल फॉर्म आपसे पहले ही पूछा है, आप बताएंगे। उम्मीद है कि अभी तक आपने बता भी दिया होगा। तो अगर हम बात करते हैं, अगर किसी व्यक्ति का जो बीएमआई है वो 18.5 यानी कि 18.5 से कम है, तो निम्न में से क्या माना जाएगा? कि क्या वो अत्यधिक भार वाला है, सामान्य भार वाला है, अल्प भार वाला है या फिर मोटापा है? तो जब हम बात करते हैं 18.5 से नीचे की, अभी-अभी आपने देखा था कि जो सामान्य होते हैं वो 18.5 से लेकर 24.5 होते हैं, ठीक? लेकिन जब 24.5 से ऊपर जाते हैं तब ये आपके अत्यधिक भार में आ जाते हैं। लेकिन जब 18.5 से भी कम होते हैं तब वो आपके अल्प भार की श्रेणी के अंतर्गत आ जाते हैं। ठीक, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23। यदि यदि किसी व्यक्ति का यदि किसी व्यक्ति की जो बीएमआई है वो 18.5 से लेकर 24.99 के बीच है, तो उसे निम्न में से क्या माना जाएगा? क्या उसे अत्यधिक भार मानेंगे आप, सामान्य भार मानेंगे आप, अल्प भार मानेंगे या फिर मोटापा के अंतर्गत आ जाएगा? तो अभी आपने पिछला क्वेश्चन देखा, उसमें हमने आपको बताया कि अगर किसी व्यक्ति का जो बीएमआई है, बॉडी मास इंडेक्स, सॉरी आपको बीएमआई का फुल फॉर्म बताना है, मुझे नहीं पता। अगर किसी व्यक्ति का जो बीएमआई है वो 18.5 से लेकर 24.99 के बीच है, तो उस व्यक्ति को आप रखेंगे सामान्य भार के अंतर्गत। अगर 18.5 से नीचे है तो वो अल्प भार में आता है, और अगर 24.99 से ऊपर है तो आप उसे अत्यधिक भार के अंतर्गत रख देते हैं, और फिर उससे भी ज़्यादा हो जाता है तो आप वो मोटापे की श्रेणी में आता है। इसमें भी कई क्लास होते हैं आपके, अगर आपने क्लास देखी होगी बीएमआई वाली तो वहाँ पर हमने आपको एक चार्ट बनवाया था। उस चार्ट के अकॉर्डिंग आपको याद करके रखना है कि कितने बीएमआई अगर होगी तो व्यक्ति किसके अंतर्गत आएगा। जैसे आप जब पढ़ते हैं चाइल्ड डेवलपमेंट में आप बुद्धि का चैप्टर पढ़ते हैं तो उसमें भी आपको एक चार्ट मिलता है कि कितने से कितने आईक्यू वाला बच्चा सामान्य बुद्धि का होगा, कितने से कितने का जो है जो आईक्यू वाला बच्चा है वो प्रतिभाशाली होगा, कितने से कितने तक मंद बुद्धि, जड़ बुद्धि, ऐसे आपके होते हैं। वो भी चार्ट है, ये भी चार्ट है, वो भी चार्ट आपको याद करना है और ये भी चार्ट आपको याद रखना है। बढ़ चलते हैं अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। कह रहा है, यदि किसी व्यक्ति का बीएमआई 30 से अधिक है तो उसे निम्न में से क्या माना जाएगा? यहाँ आपके बीएमआई से करीब-करीब 3-4 क्वेश्चन हो चुके हैं। तो अगर 30 से ऊपर है तो क्या आप उसे अत्यधिक भार मानेंगे? आप उसे सामान्य भार मानेंगे? आप उसे अल्प भार मानेंगे या फिर वो मोटापे के अंतर्गत आएगा? तो जब हम बात करेंगे 30 से ऊपर की तो वो भाई मोटापे के अंतर्गत आ जाते हैं।
तब हम उनको अत्यधिक भार में नहीं रखते हैं, बल्कि हम उन्हें मोटापे की श्रेणी में रख देते हैं। ठीक, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 25। निम्न में से कौन सा व्यायाम सहन शक्ति में वृद्धि करता है, शारीरिक भार कम करने में सहायता करता है, श्वसन कार्य में सुधार करता है, मधुमेह को नियंत्रित करता है, कब्ज को रोकता है। ऐसे आपके बहुत सारे कार्य करते हैं। क्या वो एरोबिक व्यायाम है, क्या वो प्रतिरोध व्यायाम है, लचक वाले व्यायाम है, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो भाई इसमें से एक ऐसा व्यायाम है जिसको करने से, यानी कि जो आपका ये एरोबिक व्यायाम है, एरोबिक व्यायाम करने से आपके सहन शक्ति में वृद्धि होती है, शारीरिक भार में कमी होती है या आपके शारीरिक भार को कम करने में सहायता प्रदान करता है, श्वसन कार्य को सुधारने का कार्य करता है, मधुमेह को नियंत्रित करता है, साथ ही साथ आपके कब्ज को रोकने का कार्य करता है। कब्ज को रोकता है मतलब, कब्ज को रोकने का मतलब ये हो गया कि कब्ज नहीं होने देता है। ऐसे और भी कार्य करता है आपका। तो ध्यान रखेंगे एरोबिक व्यायाम, थोड़ा व्यायाम करना चाहिए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 26 है। कह रहा है निम्न में से कौन सा व्यायाम मांसपेशियों की ताकत और हड्डियों के भार को बढ़ाने में मदद करता है तथा आसन को सुधारने में मदद करता है? क्या वो एरोबिक व्यायाम है, क्या वो प्रतिरोध व्यायाम है, क्या वो लचक व्यायाम है, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो कहेंगे आप कि एरोबिक व्यायाम के बारे में तो हमने अभी अभी पढ़ा। ये जो आपका प्रतिरोध व्यायाम होता है, प्रतिरोध व्यायाम में मांसपेशियों की ताकत और हड्डियों के भार को बढ़ाने में मदद करता है, साथ ही साथ आसन को सुधारने में भी मदद करता है। कौन? प्रतिरोध व्यायाम जो होता है। बढ़ते हैं अगले यानी कि 27 की तरफ। कह रहा है निम्न में से कौन सा व्यायाम मांसपेशियों में और जोड़ों की कार्य क्षमता में वृद्धि करता है और शरीर की जकड़न को कम करता है? जब हम बात करते हैं व्यायाम की, एरोबिक के बारे में आपने समझ लिया, आपने प्रतिरोध के बारे में समझ लिया, बचा क्या? बचा आपका लचक वाले व्यायाम। तो ये जो आपके लचक वाले व्यायाम होते हैं, लचक वाले व्यायाम से मांसपेशियों में और जोड़ों की कार्य क्षमता में वृद्धि करते हैं, साथ ही साथ शरीर की जकड़न को कम करने का भी कार्य करते हैं। कौन? लचक वाले व्यायाम। आई होप कि ये तीनों व्यायाम आपको समझ में आए होंगे। तीनों व्यायाम करने के क्या फायदे हैं, कितने कौन कौन से कार्य ये तीनों व्यायाम करते हैं। तो तीनों अलग अलग व्यायाम हैं, तीनों के कार्य करने का अलग अलग तरीका है, तीनों अलग तरीके से किए जाते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 28। कह रहा है स्वस्थ व्यक्ति के गुण में सम्मिलित है। जब हम एक स्वस्थ व्यक्ति की बात करते हैं तो उसमें कौन कौन से गुण होने चाहिए? क्या विभिन्न कठिनाइयों का प्रभावी ढंग से सामना करने व उन्हें सुलझाने की क्षमता होती है? क्या प्रतिदिन व्यायाम करना और उचित आहार लेना चाहिए एक स्वस्थ व्यक्ति को? या परिवार के साथ साथ समाज और समुदाय के जीवन गुणवत्ता बढ़ाने में भी विशेष रूप से सहायक होते हैं? तो जब हम बात करते हैं एक स्वस्थ व्यक्ति की, तो स्वस्थ व्यक्ति के गुणों में ये सारी बातें आती हैं कि स्वस्थ व्यक्ति विभिन्न कठिनाइयों का प्रभावी ढंग से सामना करने और उन्हें सुलझाने की क्षमता रखता है, प्रतिदिन व्यायाम करता है और एक उचित आहार लेता है, साथ ही साथ परिवार के साथ साथ समाज और समुदाय के जीवन गुणवत्ता बढ़ाने में भी विशेष रूप से सहायता करता है जब व्यक्ति स्वस्थ होता है। ठीक, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29। नैदानिक पोषण विशेषज्ञ निम्न में से किसके लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं? क्या सार्वजनिक स्वास्थ्य योजना बनाने में, पोषणहीनता के कारण होने वाले विकारों को दूर करने में, प्रोत्साहक पोषक कार्यक्रमों को बनाने में, या फिर उपरोक्त सभी? तो जब हम बात करते हैं नैदानिक पोषण विशेषज्ञ,
तो नैदानिक पोषण विशेषज्ञों की इन सभी के लिए महत्वपूर्ण भूमिका हो सकती है कि जैसे सार्वजनिक स्वास्थ्य योजना बनाने में, पोषणहीनता के कारण होने वाले विकारों को दूर करने और प्रोत्साहक पोषक कार्यक्रमों को बनाने में इन सब में नैदानिक पोषण विशेषज्ञ की आवश्यकता या महत्वपूर्ण भूमिका होती है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ। एक कुशल आहार विशेषज्ञ को निम्न में से किस कौशल की सबसे अधिक आवश्यकता होती है? प्रभावशाली लेखन, प्रभावी बातचीत, प्रभावी चिंता या फिर उपरोक्त सभी। आप यहाँ पर थोड़ा सा क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। कह रहा है कि एक कुशल आहार विशेषज्ञ में कौन सा कौशल होना चाहिए? प्रभावी लेखन का, क्या उसको लेखक बनना है, या प्रभावी बातचीत का, या फिर प्रभावी चिंतन का? तो हमें पता है ना कि अगर एक जो कुशल जो आहार विशेषज्ञ है, उसके अंदर एक प्रभावी बातचीत की क्षमता होनी चाहिए। वो एक जो मरीज है या जो आपके पास पेशेंट जो भी है, उससे बात कर सके, अच्छे से बात कर सके, समझ सके कि उसको क्या है, क्या उसकी रुचि है, क्या वो खाना पसंद करता है, क्या नहीं। मतलब उसके अंदर बात करने का अच्छा तरीका होना चाहिए। सबसे ऑप्शन के अकॉर्डिंग सबसे प्रमुख आपका यही होगा कि प्रभावी बातचीत का कौशल उसके पास होना चाहिए। ठीक, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 31। कह रहा है रोगी के लिए आहार योजना बनाते समय भोजन की स्वीकार्यता तथा भोजन पर उपभोग पर डॉट करना कारक का प्रभाव पड़ता है। जब एक रोगी व्यक्ति की बात करते हैं, रोगी के लिए आहार योजना बनाते समय भोजन की स्वीकार्यता तथा उपभोग पर किस कारक का प्रभाव पड़ता है? क्या पोषक तनाव का, पोषक तनाव के साथ साथ रोग के तीव्रता का, साथ ही साथ मानसिक तनाव का, उपरोक्त सभी। तो जब हम बात करते हैं रोगी के लिए आहार बनाते समय भोजन की स्वीकार्यता तो होगी, साथ ही साथ उपभोग पर पोषक तनाव, रोग की तीव्रता, मानसिक तनाव, इन सभी कारकों का प्रभाव पड़ता है। ठीक, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 32। नैदानिक पोषक विद को पोषण विज्ञान की अतिरिक्त और किसका ज्ञान होना चाहिए? जब हम एक नैदानिक पोषण विधि की बात करेंगे तो उसको पोषण विज्ञान का तो ज्ञान होना ही होना चाहिए, लेकिन उसके साथ उसको और किस चीज का ज्ञान होना चाहिए? क्या उसे महामारी विज्ञान का ज्ञान होना चाहिए, मनोविज्ञान का ज्ञान हो, समाजशास्त्र का ज्ञान हो, या फिर उपरोक्त सभी? तो ध्यान रखेंगे उसको पोषण विज्ञान का ज्ञान तो चाहिए ही होगा, क्योंकि वो नैदानिक पोषक विद है। तो नैदानिक पोषक विद को पोषण विज्ञान का ज्ञान होने के साथ साथ उसे महामारी विज्ञान, मनोविज्ञान, समाजशास्त्र, इन सभी का ज्ञान होना चाहिए। ठीक, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 33 की तरफ। 33 आपसे क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर आपका 33 कह रहा है कि रोगी की चिकित्सीय आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए समायोजित किए जाने वाले आहार को क्या कहते हैं? क्या उसे आप नियमित आहार कहते हैं, उसे आप औषधि आहार कहते हैं, संशोधित आहार कहते हैं, या फिर उसे आप चिकित्सीय आहार के नाम से जानते हैं? तो ध्यान रखेंगे कि जब हम बात करते हैं रोगी की चिकित्सीय आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए आहार समायोजित करते हैं, तो उसे हम कहते हैं कि वो आपका एक संशोधित आहार है। क्या है वो? वो आपका एक संशोधित आहार है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 34। कह रहा है एक तैयार मृदु आहार में किस प्रकार के खाद्य पदार्थ सम्मिलित होते हैं? सभी प्रकार के खाद्य पदार्थ, मतलब ठोस, तरल, रेसे, या फिर कुचले हुए और शोरबा युक्त खाद्य पदार्थ, गाढ़े तरल खाद्य पदार्थ, या अधिक रेसे युक्त खाद्य पदार्थ?
तो जब आप मृदु आहार की बात करते हैं, तो मृदु आहार में आप किसे रखेंगे? रेशे को थोड़ी ना रखेंगे। उसमें आप कुचले हुए और शोरबा युक्त खाद्य पदार्थ को रखते हैं। जब आप सभी आहार की बात करते हैं, सभी प्रकार के खाद्य पदार्थ की, तो उसमें आपके ठोस आते हैं, तरल आते हैं, अर्ध तरल आते हैं या आपके अधिक रेशे युक्त आते हैं, ये सारे आ जाते हैं। लेकिन हम यहाँ पर मृदु आहार की बात कर रहे हैं, तो मृदु आहार में आपके कुचले हुए और शोरबा युक्त खाद्य पदार्थ आते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 35 की तरफ। खाद्य पदार्थ जो मानव स्वास्थ्य पर लाभदायक प्रभाव डालते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? क्या उन्हें हम कार्यमूलक खाद्य पदार्थ कहते हैं, फार्मूलाबद्ध खाद्य कहते हैं, संश्लेषित खाद्य कहते हैं या फिर विनिर्मित खाद्य के नाम से जानते हैं? तो जब हम खाद्य पदार्थ, ऐसे खाद्य पदार्थ जो मानव स्वास्थ्य पर लाभदायक प्रभाव डालते हैं, उनको हम कार्यमूलक खाद्य पदार्थ के नाम से जानते हैं। क्या बोलते हैं? उनको हम कार्यमूलक खाद्य पदार्थ के नाम से जानते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 36 कह रहा है, खाद्य पदार्थ जो किसी विशिष्ट आवश्यकता वाले व्यक्ति के लिए तैयार किए जाते हैं, बीमारी के अनुसार केवल डॉक्टरी नुस्खे पर उपयोग किए जाते हैं, उसे क्या कहते हैं? क्या आप उसे प्रतिऑक्सीकारक कहते हैं? क्या उसे आप पादप रसायन कहते हैं? क्या आप उसे पोषण औषधि कहते हैं या आप उसे चिकित्सक खाद्य पदार्थ के नाम से जानते हैं? तो जब ऐसे खाद्य पदार्थ की हम बात करते हैं, ऐसे खाद्य पदार्थ जो किसी विशिष्ट आवश्यकता वाले व्यक्ति के लिए तैयार किए जाते हैं, सब उसे नहीं खा सकते हैं, केवल वो डॉक्टर के कहे अनुसार बनाया जाता है, किसी बीमारी के अनुसार, डॉक्टर के बताए अनुसार वो बनाए जाते हैं। ऐसे आहार को हम चिकित्सीय खाद्य पदार्थ के नाम से जानते हैं। चिकित्सक के देख रेख में उसको तैयार किया जाता है, उसी के बताए अनुसार दिया जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 37 की तरफ। भोजन में मौजूद उस नए घटक को पहचाने जिसे शोधकर्ताओं द्वारा खोजा गया तथा जो शारीरिक या जैविक गतिविधि द्वारा स्वास्थ्य को प्रभावित करता है। क्या वो आपका न्यूट्रास्यूटिकल्स है या जिसे हम पोषण औषधि कहते हैं, या चिकित्सा खाद्य पदार्थ है, या एंटीऑक्सीडेंट है, या जिसे हम फाइटोकेमिकल्स के नाम से जानते हैं, ये होता है, यानी कि जैव सक्रिय यौगिक होता है। तो जब हम ऐसे भोज्य पदार्थ की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 37 है कि भोजन में मौजूद उस नए घटक की पहचान करें जो फाइटोकेमिकल्स, वो तत्व क्या है? फाइटोकेमिकल्स। तो फाइटोकेमिकल्स क्या करते हैं? भोजन में जो फाइटोकेमिकल्स होते हैं, ये नए घटक को, या ये जो फाइटोकेमिकल्स होते हैं, ये शारीरिक या जैविक गतिविधि द्वारा स्वास्थ्य को प्रभावित करते हैं। कौन? ये आपके फाइटोकेमिकल्स। ठीक, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38। ये क्वेश्चन किसकी हम बात कर रहे हैं? क्वेश्चन नंबर 38 की, जिसमें पूछा जा रहा है, श्रीमती वर्मा पालक में उपस्थित कौन से गैर पोषक तत्व की उपस्थिति के कारण पालक के सेवन से परहेज करती हैं? क्या वो फ्लेवोनाइड्स है, क्या वो फिनॉल्स है, क्या वो लैक्टोज है, या फिर वो ऑक्सलेट है? तो जब हम बात करते हैं पालक में उपस्थित उस गैर पोषक तत्व की, तो वो आपका होता है ऑक्सलेट। इसी ऑक्सलेट की वजह से जो श्रीमती जी हैं, श्रीमती वर्मा जी हैं, ये पालक को खाने से परहेज करती हैं। ठीक, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 39। ऑपरेशन के तुरंत बाद मरीज को किस प्रकार के आहार की आवश्यकता होती है? क्या वो अधिक प्रोटीन युक्त आहार चाहिए, उसको अधिक रेशे युक्त चाहिए, कम सोडियम युक्त चाहिए, या फिर अधिक वसा युक्त आहार की आवश्यकता होती है? तो ध्यान रखेंगे कि जब भी हम ऑपरेशन की बात करेंगे, तो ऑपरेशन के तुरंत बाद जो मरीज है, मरीज को आप कैसा आहार देंगे? अधिक प्रोटीन युक्त आहार की आवश्यकता उसको होती है, उसे अधिक प्रोटीन की जरूरत होती है।
अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40। किसी व्यक्ति का बेहतर पोषण स्तर बनाए रखने की योजना बनाते समय डॉक्टरी पोषण चिकित्सक आहार विशेषज्ञ को किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? क्या व्यक्ति की भोजन संबंधी आदतों को ध्यान रखना चाहिए? व्यक्ति की भोजन ग्रहण करने की प्रवृत्ति को ध्यान रखना चाहिए? व्यक्ति की बीमारी तथा डॉक्टर द्वारा किए गए इलाज को ध्यान में रखना चाहिए या फिर उपरोक्त सभी? तो ध्यान रखेंगे ये सारी चीज़ें जब हम किसी मरीज़ का या किसी पेशेंट का जब ये उसके लिए पोषण तैयार करते हैं या बेहतर पोषण की बात करते हैं, तो उसके लिए व्यक्ति की भोजन संबंधी आदतों को समझना ज़रूरी है। व्यक्ति की भोजन ग्रहण करने की प्रवृत्ति को समझना ज़रूरी है। साथ ही साथ व्यक्ति की बीमारी तथा डॉक्टर द्वारा किए गए इलाज को समझना ज़रूरी है, यानी कि उपरोक्त सभी। आप देखते होंगे कि जैसे जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं या जो ये आहार विशेषज्ञ होते हैं, जब ये बनाएँगे आपके लिए डाइट प्लान करेंगे, तो ये देखेंगे कि आपको क्या खाना पसंद है, क्या नहीं खाना पसंद है। आपका धर्म इन द सेंस कि आपको आपकी धार्मिक मान्यता क्या है? क्या आप मीट, मच्छी, मांस ये सब खाना पसंद करते हैं? नहीं, तो इसमें जो पाए जाने वाले पोषक तत्व हैं, आपको कहाँ से मिल सकते हैं, वो आपको ऐसे खाद्य पदार्थ खाने के लिए बताएँगे। साथ ही साथ भोजन ग्रहण करने की प्रवृत्ति आपका देखेंगे और व्यक्ति की बीमारी और डॉक्टर के द्वारा जो इलाज किया जा चुका है पहले, इन सब का रिकॉर्ड वो देखते हैं, उसके बाद आपके लिए योजना बनाते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 41। 41 कह रहा है, रोगी की अवधि एवं प्रकृति के अनुसार या अनुरूप आहार की सघनता को निम्न में से किस रूप में परिवर्तित किया जा सकता है? क्या तरल आहार में, अर्ध तरल आहार में, कोमल आहार में या फिर उपरोक्त सभी? तो आपको पता है कि ये सारे के सारे रूप में हम परिवर्तित कर सकते हैं, यानी कि जैसे देखेंगे रोग की अवधि क्या है, रोगी रोगी का या रोग का प्रारूप क्या अनुरूप क्या है, रोग किस स्तर का है, कौन-सा रोग है, इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए आप आहार को तरल आहार, अर्ध तरल आहार और कोमल आहार में परिवर्तित कर सकते हैं। ठीक, उपरोक्त सभी आपका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 42 की तरफ। कह रहा है, रोगी की पूरी तरह स्वस्थ होने के बाद उसे किस प्रकार का आहार देना चाहिए? क्या उसे आप तला भुना यानी कि पकौड़ी, कचौड़ी, समोसे ये सब खिलाएँगे? मिर्च मसाले वाला आहार, खूब मिर्च मसाला डालकर उसको देंगे या आप उसको सामान्य सा आहार देंगे या सभी प्रकार का दे सकते हैं? तो ध्यान रखेंगे। कल भी आपने एक क्वेश्चन देखा था कि जैसे जब आप किस अवस्था में लोगों के संक्रमण होने की ज़्यादा चांस होते हैं। तो एक आपने देखा था छोटे बच्चे होते हैं, एक एक गर्भवती स्त्रियाँ होती हैं। एक हमने देखा था कि कोई व्यक्ति अगर किसी गहरे रोग से या किसी भारी रोग से, गंभीर रोग से उबर रहा है, तो उसको भी संक्रमण होता है। तो जो कोई भी रोगी व्यक्ति है, अगर वो स्वस्थ हो रहा है, स्वस्थ होने के बाद भी आप उसको ज़्यादा तला भुना, मिर्च मसाले ये सारी चीज़ें नहीं देंगे। देंगे क्या आप? तो उसे हम देंगे एक सामान्य आहार देंगे, ठीक? बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 43। ये ज़ूम हो गया आपका, थोड़ा-सा बढ़ाते हैं। क्वेश्चन है आपका 43 नंबर का और ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है आपका कि वह आहार, आप ऐसा आहार बताइए जो सभी प्रकार के भोजन को सम्मिलित करता है और स्वस्थ व्यक्तियों की आवश्यकताओं की पूर्ति करता है, कहलाता है। क्या वो उपचारात्मक आहार कहलाता है? नियमित आहार कहलाता है? मिर्च मसाले वाला आहार कहलाता है या फिर वो चिकित्सीय आहार के अंतर्गत आता है? तो हमें उपचार की आवश्यकता है नहीं। हम कभी मिर्च मसाले वाले आहार की बात करते ही नहीं हैं। तो वो आहार जो सभी प्रकार के भोजन को सम्मिलित करता है, स्वस्थ व्यक्ति को आप देते हैं, वो आपका नियमित आहार के अंतर्गत आता है। ऑप्शन नंबर सेकंड आपका राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 44 की तरफ। कह रहा है, निम्न में से कौन सी पोषण मूल्यांकन की विधि नहीं है? मानव मित्तीय माप, जैव रासायनिक आंकड़े, शारीरिक माप या फिर जैव क्लिनिकल।
यहाँ पर आपसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? पूछ रहा है कि पोषण मूल्यांकन की विधि नहीं है, तो मानव मित्तीय माप ये भी पोषण मूल्यांकन की विधि है। जैव रासायनिक आंकड़े ये भी मूल्यांकन की विधि है। शारीरिक माप ये भी मूल्यांकन की विधि है, लेकिन जब हम जैव क्लिनिकल की बात करते हैं तो ये आपका पोषण मूल्यांकन की विधि के अंतर्गत नहीं आता है। चलते हैं, बढ़ते हैं हम अपने लास्ट क्वेश्चन नंबर 45 की तरफ। कह रहा है, निम्न में से कौन सा चिकित्सा आहार है? क्या तरल आहार चिकित्सा आहार है? क्या अर्ध तरल आहार चिकित्सा आहार है? कम वसायुक्त आहार चिकित्सा आहार है या सभी? तो हमें पता है ना कि ये सारे के सारे आपके चिकित्सा आहार के अंतर्गत आते हैं, चाहे तरल आहार हो, अर्ध तरल आहार हो, कम वसायुक्त आहार हो, सबको हम चिकित्सा आहार के अंतर्गत रखते हैं। ठीक, तो ये थे आपके आज के 45 क्वेश्चन। हमने आज आपके जो इम्पोर्टेंट डेज थे वहां से क्वेश्चन नहीं लिया था, कोई नहीं, अगले दिन कर लेंगे। ठीक, तो उम्मीद है कि ये सेशन आपको पसंद आया होगा, क्लास आपको अच्छी लगी होगी, क्वेश्चन आपको नए लगे होंगे। आपने नए और पुराने दोनों थे, मतलब आपने इन क्वेश्चनों को अच्छे से पढ़ा होगा, क्योंकि ये जो आप क्वेश्चन कर रहे हैं ये बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, साधारण से क्वेश्चन नहीं है कि आपने देखा और आपने आंसर कर दिया। आपकी एनसीईआरटी बेस्ड जो बुक है, आपको परेशान नहीं होना है, वहां से भी क्वेश्चन करवाए जाते हैं। ठीक, तो ये थी आपकी 45 क्वेश्चनों की श्रृंखला। आप हमें बताएंगे कि आपने 45 में से कितना क्वेश्चन सही किया है। जितना क्वेश्चन सही किया है आप बताइएगा। जो नया लगा होगा उसे कहीं ना कहीं जरूर नोट डाउन करिएगा। बीच बीच में आपको एक दो परिभाषाओं से संबंधित चीजें भी मिली थी, मतलब दो चार टर्म आपको मिले थे, जैसे व्यायाम वाला नया था, तो उसे कहीं ना कहीं नोट डाउन जरूर करिएगा। ठीक, बाकी आज के लिए यही इतना रखते हैं। क्लास आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। साथ ही साथ जितने क्वेश्चन पूछे गए हैं आपसे उन सबका आंसर आप देंगे। ठीक, चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, पढ़ाई करते रहिए और अपना ध्यान रखिए। बाय बाय।